नमस्कार, मैं राजकुमार झा और आज जो हम डॉक्टर साहब पॉडकास्ट लेकर आते हैं उसमें हमारे खास मेहमान हैं डॉक्टर वेद प्रकाश द्विवेदी, आयुर्वेद के सीनियर डॉक्टर हैं और इनसे आज हम जो जानेंगे जो भाग दौड़ भरी जिंदगी में आप जो ये सोचते हैं कि थकना मना है, इसके अलावे एक जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है पाचन तंत्र, जिसे आप गट्स स्वास्थ्य भी कहते हैं। लेकिन इसके बारे में कम ही लोगों को पता होता है कि आखिर ये समस्या का जड़ कहां से होता है, कैसे इससे निपटेंगे और फिर इसे कैसे ठीक रखेंगे, क्या खाएं, क्या करें जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, जिसका असर आप ये मत सोचिए कि सिर्फ आपके गट्स हेल्थ का मतलब कि आपके पेट पाचन तंत्र से होगा। अगर ये ठीक है तो फिर आप पूरी तरह से फिजिकली फिट हैं, मेंटली हो या फिर शारीरिक रूप से। तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आपका न्यूज तक में बहुत बहुत स्वागत है। हम इसलिए सर ये जो टॉपिक है ये काफी लोगों के बीच में प्रचलित भी है और लोग सोचते भी हैं, कुछ लोगों को जानकारी ना हो लेकिन सोचते हैं कि आखिर हमें समस्या क्या है। तो सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो आयुर्वेद की बात होती है तो आयुर्वेद में क्या है और गट से जो रिलेटेड चीजें हैं कि गट स्वास्थ्य को लेकर, तो ये क्या है, ये गट्स हेल्थ है क्या और आयुर्वेद से इसका क्या कनेक्शन हो सकता है, कैसे कर सकते हैं इसको ठीक। देखिए, सबसे पहले जब गट हेल्थ के बारे में बात हो रही है तो उससे पहले मैं थोड़ा आयुर्वेद के बारे में बताना चाहूँगा। आयुर्वेद दो शब्दों से बना है, एक आयु और दूसरा वेद। आयु मीन्स कि एक लाइफ स्पान, कि हमने पैदा होने से लेकर मृत्यु तक कितनी लंबी लाइफ गुजारी, उस लाइफ में हमारी सोशल लाइफ और पर्सनल लाइफ में कैसी क्वालिटी थी, वो सब आयु कहलाती है। उसके साथ वेद, वेद मीन्स जिसके अंदर ये सारे डिस्क्रिप्शन हैं कि एक व्यक्ति कैसे एक अच्छा लाइफ स्पान अचीव कर सकता है। उसके साथ एक पर्सनल लाइफ और सोशल लाइफ जिसमें वो खुश रह सके, उसका मन शांत रह सके, उसकी बॉडी के हर पार्ट अच्छे रह सकें, तो उनके बारे में एक जगह जानकारी है जिसको बोलते हैं वेद। तो आयुर्वेद दोनों से मिलके बना हुआ एक लाइफ साइंस है। आयुर्वेद की जो मेन जो उत्पत्ति हुई है मेनली अथर्ववेद से हुई है। अथर्ववेद का ही एक उपवेद है आयुर्वेद। अब बात आती है गट हेल्थ की, तो आयुर्वेद के अंदर जो चरक संहिता एक मेन इसका ग्रंथ है, तो जिसके अंदर जो इसका सूत्र स्थान है, तो वहाँ इनके बारे में काफ़ी अच्छा डिटेल में डिस्क्रिप्शन है कि एक व्यक्ति को अपनी गट हेल्थ मीन्स उसको आयुर्वेद में कहा गया है गृहिणी। गृहिणी मतलब जो चीज़ों का ग्रहण करती है। ठीक है। तो ग्रहण किस चीज़ का किया जाता है कि जो बाहर से खाए हुए पदार्थ होते हैं, जिसमें कि दाल, चावल, रोटी, सब्जी हो सकती है, कुछ ड्रिंक्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो उनका हम इनटेक करते हैं। उसका ग्रहण करने के बाद फिर उसका डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन के बाद उसका एब्जॉर्प्शन होता है। एब्जॉर्प्शन के बाद उसका एसिमिलेशन होता है और एसिमिलेशन के बाद वो बॉडी की फर्दर टिश्यूज को क्रिएट करती है और एक इम्यूनिटी क्रिएट करती है, और जिससे एक अच्छी एज क्रिएट की जा सके, पीसफुल माइंड क्रिएट किया जा सके, ये सारी चीज़ें उससे जुड़ी हुई है। तो गट हेल्थ अगर अच्छी है तो ये सारी चीज़ें भी अच्छी होंगी। इसको एक गट हेल्थ कहते हैं। एक अच्छी गट हेल्थ की ये डेफिनेशन है। नहीं तो कैसे पता चले, सबसे पहले अगर गट हेल्थ इसको कहते हैं तो जो इसके हिंदी पाचन तंत्र है, कैसे पता चले कि किसी में खराब गट हेल्थ है या फिर अच्छा गट हेल्थ है? सबसे जरूरी तो यही है जानना पहले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। देखिए, गट हेल्थ के बारे में लोगों को बहुत अच्छी जानकारी आज के दौर में लोगों को बीच में नहीं है कि एक अच्छी गट हेल्थ किसको कहते हैं। मतलब हमारा गट खराब हो गया है कि हमारा गट अच्छा है, ये लोगों को जानकारी नहीं है। क्योंकि पहले जो पीढ़ी थी, जो हमारे दादाजी लोगों के परदादाजी लोगों के बीच की जो पीढ़ी थी, तो वो उनके बीच में बेसिक एक नॉलेज था कि जैसे आज मेरा पेट खराब है और मुझे ऐसा लग रहा कि उल्टी आएगी या मुझे लग रहा कि मुझे लूज मोशंस होंगे, तो फिर वो उस दिन का खाना स्किप कर देते थे या छोड़ देते थे। ठीक है। लेकिन आज के दौर में क्या है, इन सब चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते हैं और ये प्राइमरी साइन होता है कि एक गट हेल्थ खराब है आपकी। आपके आते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर रहे उसको होल्ड करने के लिए। वो ये कह रही है कि मटेरियल सड़ गया है या खराब हो गया है, तो या तो इसको ऊपर वाले पार्ट से निकाल दो या नीचे वाले पार्ट से निकाल दो। ऊपर से निकालोगे तो उल्टी आएगी, नीचे से निकालोगे तो दस्त आएगी, या बीच में रुक गया तो फिर क्या होगा, वो सड़ेगा, फर्मेंट होगा तो गैस बनाएगा तो आंतों को फुलाएगा, आंतें फूलेंगी तो ब्लोटिंग होगी, बर्पिंग होगी, फ्लैटुलेंस होगा या पिन पॉइंट पेन होगा। अब इन चीज़ों को लोग इग्नोर कर देते, सोचते हैं एसिडिटी है, गैस है, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें हो रही हैं, तो उसके लिए कोई चूर्ण खा लिया, कोई टैबलेट खा ली, ये करते हैं। लेकिन ये साइन होते हैं कि आपकी गट हेल्थ खराब है।
और अगर ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो आपकी गट हेल्थ अच्छी है। अच्छा, ये गट हेल्थ और जो इम्यून होता है कि इम्यूनिटी आपका सही है या नहीं है, दोनों में अंतर है आयुर्वेद के नजरिए से अगर देखें तो? देखिए जो बॉडी है हमारी एक लेबोरेटरी के जैसे वर्क करती है। मींस इसके अंदर हम जितना भी मटेरियल डालते हैं सारा निर्जीव इंसर्ट करते हैं। जैसे दाल चावल रोटी सब्जी मीट अंडा कुछ भी खा रहे हैं हम, सारी चीज़ें निर्जीव है। फिर शरीर के अंदर जब जाती हैं तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है और वो एक सजीव पार्ट में कन्वर्ट हो जाती है। मींस उससे क्या बनता है, बोन मैरो, लिम्फ, ब्लड और जो भी अदर पार्ट बनते हैं मसल्स वगैरह, ठीक है। तो सारी चीजें निर्जीव से फिर सजीव के रूप में कन्वर्ट हो रही हैं। तो अगर आपने अच्छा मटेरियल का इंटेक किया है और उसका सही जो उसके फैक्टर्स हैं जो उसको डिफाइन करने के लिए उसको ट्रांसफॉर्म करने के लिए एसेंशियल हैं, वो 4 फैक्टर हैं। कौन कौन से? क्वालिटी ऑफ फूड, क्वांटिटी ऑफ फूड, टाइम टेबल और माइंडसेट। अगर ये चीजें उस लेबोरेटरी को अच्छे तरीके से मिल गई हैं तो फिर इन चीजों का अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। गट माइक्रोबायोम, ये जो इसका जिक्र होता है तो ये क्या है कि गट माइक्रोबायोम का जिक्र हो? लोग तो जल्दी समझ नहीं पाते कि ये माइक्रोबायोम है क्या। देखिए माइक्रोबायोम शब्द का मतलब होता है, माइक्रो मीन्स सूक्ष्म, मीन्स छोटा, जिसको हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। उसको माइक्रोस्कोप से देखना होता है। उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोबायोम कहते हैं। और जो जैसे जैसे हमारे साइंस ने डेवलपमेंट किया है, लुईस पास्चर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी और छोटी छोटी सूक्ष्म जीवों की खोज की थी। माइक्रोबायोलॉजी उन्हीं ने क्रिएट किया था। तो उनने एक चीज को समझा कि हम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के या सूक्ष्म जीवों के एक समुद्र में रहते हैं। सर, एक चीज होता है जो आजकल यूथ में भी देखने को मिलता है, वो होता है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ को फिट रखना सबसे ज्यादा जरूरी है क्योंकि इसके बिना आपके पूरे शरीर भी काम नहीं करेगा। बिल्कुल। लेकिन क्या हम ऐसा मान के चले कि गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ इन दोनों में कोई कनेक्शन है जिसकी वजह से अगर एक खराब हो, गट हेल्थ अगर खराब है तो क्या वो मेंटल हेल्थ को वो कुछ इफेक्ट करेगा? बिल्कुल। देखिए गट हेल्थ का आपकी मेंटल हेल्थ से पूरा पूरा रिलेशन है। मैंने जैसे शुरू में बताया था कि 4 जो फैक्टर्स हैं वो आपकी गट हेल्थ के बाद जो आपका डाइजेशन हो रहा है, एब्जॉर्प्शन हो रहा, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल चीजें हैं। एक तो क्वालिटी, क्वांटिटी, टाइम टेबल और माइंड। तो अगर आप ऐसे व्यक्ति हो कि आप क्वालिटी के फूड, क्वांटिटी के फूड और टाइम टेबल को सबको मेंटेन करते हो, लेकिन आपका मन शांत नहीं है, आपका मन लगा हुआ कि नहीं और चीजों में, आपके पास किसी प्रकार की टेंशन आ गई या घरेलू है, पारिवारिक है, सामाजिक है, इकोनॉमिकल, कोई भी आपके पास टेंशन है, तो टेंशन के समय क्या होगा, आपके सामने खाना रखा हुआ है लेकिन आपका मन कहीं और लगा हुआ है। जब कहीं और लगा हुआ होगा तो मस्तिष्क से निकलती एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम की नर्व निकलती है जो हमारे आंतों के चारों तरफ लिपटी हुई रहती है। तो उस नर्व को एक ट्रिगर मिलता है फूड को देख के, उसकी स्मेल को देख के, कि अब हमको प्रिपेयर होना है डाइजेस्टिव एंजाइम्स को निकालने के लिए, खाना को गलाने के लिए, एसिड्स को निकालने के लिए। लेकिन आप चूंकि टेंशन में हो ना, आपका माइंड तो कहीं और लगा हुआ है, तो आप ना तो उस फूड को अच्छे से देख पा रहे हो, ना उसकी स्मेल को अच्छे से फील कर पा रहे हो। तो क्या होता है फिर, आपके वो जो प्रिपरेटरी फेज में जो सारे एसिड्स निकलने चाहिए या एंजाइम्स निकलने चाहिए वो नहीं निकलते, और आपने खाना खा लिया तो खाना पचेगा नहीं, अब सड़ जाएगा। अच्छा। और जो चीज सड़ जाएगी वो बॉडी के लिए यूटिलाइज नहीं होगी, वो आंतों को भी खराब करेगी, बॉडी में अगर उसका जबरदस्ती एब्जॉर्प्शन हो गया तो बॉडी के अदर सेल्स को भी खराब करेगी। जो बढ़िया गट हेल्थ हो, इसके लिए आपके नजर से एज अ डॉक्टर क्या सजेस्ट करेंगे कि किसी को अगर बेस्ट एकदम पाचन तंत्र बनाना है तो इसमें हम क्या क्या खाएं? देखिए गट हेल्थ को मैंने 3 चीजें जब स्टार्टिंग में बताई थी कि गट हेल्थ मतलब डाइजेशन के पहले की फेज, एक प्रिपरेटरी फेज, देन डाइजेशन फेज, देन पोस्ट डाइजेशन फेज, ठीक है। 3 फेज हो गई ना। तो आपको पहले खाना खाने के लिए प्रिपेयर होना है। तो खाना खाने के लिए प्रिपेयर होना मीन्स कि आपके जो आंतों की जो दीवारें हैं उनके फ्लोरा, उसके ऊपर रहने वाले जो बैक्टीरिया हैं वो अच्छे हों, उनकी दीवारों की बनावट अच्छी हो, वहाँ पर बहने वाली जो एयर का सर्कुलेशन है, नर्व के थ्रू दिए जाने वाले स्टिमुलेशन है वो अच्छे हों। तो इसको मेंटेन करने के लिए आयुर्वेद में बहुत अच्छे सजेशन दिए गए हैं। जैसे कि आप खाना खाने के पहले आप अदरक इस्तेमाल कर सकते हो, आंवले का जूस इस्तेमाल कर सकते हो, मॉर्निंग में एम्प्टी स्टमक में एलोवेरा जूस इस्तेमाल कर सकते हो। एलोवेरा गिलोय भी आता है आजकल मार्केट में,
तो उन दोनों के कंबाइंड जूसेस के इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होगा, आपका बैक्टीरिया फ्लोरा आंतों का और आपकी आंतों की दीवारें वो अच्छी रहेंगी। तो आप खाना खाने के लिए प्रिपेयर्ड हो पहले से। देन इसके बाद जब आपको खाना पचाना है, तो खाना पचाने के लिए अगर मान लो किसी का वीक है, खाना पचाने की क्षमता कमजोर है, या बार बार उसका खाना सड़ जाता है, तो वहां पर मार्केट में जैसे कि ये सारे पार्ट जो भी मैं बता रहा हूँ वो डॉक्टर कंसल्टेशन के ही पार्ट हैं। डॉक्टर से कंसल्टेशन करके ही इसको यूज करना है। लेकिन आपने पूछा जैसे जिस तरह से प्रश्न, तो उसका उत्तर देने के लिए मैं थोड़ा सा समझाने के लिए बता रहा हूँ कि आयुर्वेद में किस तरह की फॉर्मुलेशन। तो जैसे खाना पचने की जब स्टेज आई, तो अगर आपका खाना पचाने की क्षमता वीक है, तो वहां जैसे अविपत्तिकर चूर्ण है, चित्रकादी वटी है ना, इनको यूज कर सकते हैं आप। फिर आता है पोस्ट डाइजेशन फेज। पोस्ट डाइजेशन फेज मींस कि अब खाना तो पच गया, खाना पचने के बाद अब पता चला कि निकल नहीं रहा, 1 दिन 2 दिन 1.5 दिन के लिए 3 दिन के लिए रुक गया, तो उसको निकालने के लिए एयर का एक्युमुलेशन प्रॉपर रहे, उसका एक डायरेक्शन में फ्लो बना रहे, तो फिर पेट साफ करने के लिए भी कुछ दवाइयां, जैसे ईसबगोल की भूसी, जिसे कब्ज हर टैबलेट है, या विरेचनी टैबलेट है, तो इनको यूज कर सकते हैं। आसानी से अच्छी मार्केट में आपको अवेलेबल हो जाएंगी, तो इनको यूज कर सकते हैं, जिससे आपका पेट भी साफ रहे, खाना खाने से पहले भी आते अच्छी रहें, और खाना पचने के दौरान भी चीजें बेस्ट रहें। लेकिन फिर भी मैं बात फिर से कहूंगा कि इन सब चीजों को यूज करने के पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्टेशन जरूर लें। तो सर ये जो डिस्कस होता है, कभी कभी चर्चा होता है कि जो दही हम खाते हैं ये गट हेल्थ के लिए सही है, या फिर दही हो, अचार हो, या फास्ट फूड जो बाहर के आजकल जो चलन में है ज्यादा युवाओं के बीच में, ये सब गट हेल्थ के लिए अच्छा है, फायदेमंद है, या फिर नुकसानदेह हो सकता है? देखो, इस उत्तर को मैं 2 पार्ट में दूंगा। एक पहला पूछा आपने कि दही के बारे में, और दूसरा पूछा आपने फास्ट फूड के बारे में। ठीक है, तो दही के बारे में बात करने के पहले मैं बताऊंगा प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक के बारे में। ठीक है, प्रोबायोटिक मींस जिसके अंदर ऐसे फूड जो फर्मेंटेशन के बाद बनते हैं, ठीक है, नेचुरली हम क्रिएट करते, जैसे इडली है, दही है, छाछ है हमारी, है ना, जिसके अंदर लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है, तो ये हमारे लिए प्रोबायोटिक्स है। लेकिन एक होते प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक मींस इन बैक्टीरिया के लिए भी कुछ भोजन होता है। मतलब अगर आपने इन बैक्टीरिया को अच्छे से रखना है, तो इनके लिए भी कुछ चीजें देनी होती हैं। तो उसमें अच्छी फाइबर वाली डाइट या छाछ या कांजी, इनका इस्तेमाल करते हैं, तो ये प्रीबायोटिक के रूप में काम करते हैं। अब आती है फास्ट फूड। देखिए, फास्ट फूड आप देखते होंगे, फास्ट फूड की लाइफ स्पान, यानी कि उसकी प्रिजर्वेटिव उसके अंदर मटेरियल होता है, तो जिस वजह से वो ज्यादा दिन तक चलता है, ज्यादा दिन तक स्टोर किया जा सकता है। अब हमने किससे स्टोर कि उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया से, कि एनवायरनमेंट के बैक्टीरिया उसको इजिली सड़ा ना पाए, खराब ना कर पाए, डिकम्पोज ना कर पाए। ठीक है ना? अब वो जो एनवायरनमेंट का बैक्टीरिया, वही तो सेम बैक्टीरिया हमारे आंतों में भी है। तो जब वो फास्ट फूड हमारे आंतों में गया और आपने पहले से तैयारी कर रखी कि जल्दी सड़ेगा नहीं, तो स्वाभाविक है वो जो फास्ट फूड अंदर गया तो वो भी देर से सड़ेगा। मींस आपके डाइजेशन को ज्यादा से ज्यादा समय लगना चाहिए तो 4 घंटे, लेकिन वो फास्ट फूड आपको पचने में 8 घंटे ले रहा है। लेकिन आपके पास इतना टाइम नहीं है। आपका तो रूटीन बना हुआ है ना कि आपको हर 4 घंटे 5 घंटे में कुछ खाना ही खाना है। ठीक है, और आपने फास्ट फूड खाया, उसको पचने में 8 घंटे चाहिए, लेकिन उसके डाइजेशन को कंप्लीट होने से पहले ही आपने दूसरा मील भी ले लिया, तो पहले का पाचन कंप्लीट हुआ नहीं, दूसरा ले लिया आपने। तो फास्ट फूड कोशिश ये करें कि उसके ऊपर पैकेजिंग मटेरियल में देख लें कि किस तरह के उसके अंदर प्रिजर्वेटिव डले हुए हैं, जो इजी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रिजर्वेटिव्स ना हो, उस तरह के फास्ट फूड आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोई प्रिजर्वेटिव मटेरियल डला हुआ है तो कोशिश करें कि ना खाएं इसको। हाँ, क्योंकि इससे ये भी होगा, गैस, एसिडिटी, ये सब बनेगा और गट हेल्थ आपका खराब होगा। जी हाँ। और एक चीज होता है सर, मेडिसिन में कोई जैसे आपके गट हेल्थ में कोई प्रॉब्लम है तो लोग एंटीबायोटिक खा लेते हैं जी, कि हम चलो ले लेते हैं, ये इससे आराम हो जाएगा। तो ये आयुर्वेद में ये क्या कहता है कि एंटीबायोटिक का खाना गट हेल्थ के लिए सही है या नुकसानदेह है, उसको क्या देखते हैं? देखिए, एंटीबायोटिक्स वर्ड यूज कर रहे हैं। एंटी मीन्स विरोधी, बायोटिक मीन्स कि ऐसे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज के अगेंस्ट जो पैथोलॉजिकल कंडीशन को क्रिएट करती बॉडी में। पैथोलॉजी क्रिएट करती मीन्स इन्फेक्शन क्रिएट करती, जैसे बैक्टीरिया इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, वायरस इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, और या फंगस इन्फेक्शन क्रिएट करेगा। ठीक है,
तो इनके अगेंस्ट बनाई गई कुछ दवाइयाँ केमिकल जो इनके पर्टिकुलर सेल्स के ऊपर जाके काम करती है। कोई सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करता है, कोई इनके डीएनए को डैमेज करता है, कोई इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया को डैमेज करके इनको खत्म करता है। ठीक है, तो ये जरूरी है हमारे लिए। एंटीबायोटिक्स खराब चीज नहीं है, लेकिन ये हर एक चीज की एक सीमा होती है ना। आयुर्वेद को मैं कह दूं कि वो अपने आप में कंप्लीट है, एलोपैथी अपने आप में कंप्लीट है, ऐसा नहीं। वो एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर दोनों को काम करना चाहिए, एक इंटीग्रेटेड वे में काम करना चाहिए। तो जो एंटीबायोटिक्स है, जब आपको इन्फेक्शन हो गया, मान लीजिए हाथों में इन्फेक्शन हो गया, आपकी बॉडी के अंदर साल्मोनेला टाइफी बढ़ गया हाथों में, आपको टाइफाइड क्रिएट हो गया, तो टाइफाइड क्रिएट हो गया तो आपके पास, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, कुछ काम करते हो, आप 10 दिन तक तो घर में नहीं बैठ सकते आज के दौर में। तो फिर आपको इंस्टेंटली बैक्टीरिया को की कॉलोनीज को डाउन करने के लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में एंटीबायोटिक लेनी पड़ेगी। फिर इसके साथ आपको कोशिश ये करना चाहिए कि अब यहाँ पे आयुर्वेद को भी इंटीग्रेट कर लें हम, कि आयुर्वेद की कुछ ऐसी औषधियाँ लें जिससे अब नेक्स्ट जो कॉलोनीज जितनी चाहिए हमें, जितनी जरूरी है उतनी मेंटेन हो जाए, देन फर्दर उसका डैमेज ना हो और हमारे बैक्टीरिया फ्लोरा मेंटेन हो जाए। तो उस हिसाब से उस तरह की डाइट जो आपके डॉक्टर के द्वारा सजेस्ट की जा रही है उसको मैनेज करने की कोशिश करें। तो आपके लिए एंटीबायोटिक खराब चीज नहीं है। हाँ, एंटीबायोटिक का ओवर यूज, जैसे मिस यूज जिसको कहते हैं, कि डॉक्टर के पास अगर नॉलेज नहीं है, एक क्योंकि एलोपैथी में जो ट्रीटमेंट होता है वो प्रोटोकॉल बेस्ड ट्रीटमेंट होता है। फर्स्ट स्टेप में एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी जाएगी, फिर स्पेसिफिक बैक्टीरिया से रिलेटेड एंटीबायोटिक दी जाएगी, है ना। तो डॉक्टर पहले ब्रॉड स्पेक्ट्रम को यूज करता है, देन इसका तो स्पेसिफिक माइक्रोऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट यूज करता है। लेकिन अगर कोई डॉक्टर इस पहली स्टेज में ही स्पेसिफिक एंटीबायोटिक ही दे दे जो उसके लिए यूज होती, तो फिर बाद में वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। तो बार बार फिर वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक से कवर नहीं किया जा सकता। तो ये मिसयूज हो रहे हैं, जिस वजह से लोगों को आईबीएस की प्रॉब्लम काफी बढ़ रही है। हाँ, मैं यही सोच रहा था कि ये जो आईबीएस शायद इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, तो ये प्रॉब्लम इसलिए लोगों के बीच में आ रही है कि अब आपने एंटीबायोटिक का यूज कर लिया और बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट कर लिया, माइक्रोफ्लोरा को खराब कर दिया। तो जब माइक्रोफ्लोरा खराब हो गया और हाथों को समझ में नहीं आ रहा कि इस बैक्टीरिया को मुझे सजीविक रूप में रोकना है कि भगा देना है, उसको समझ में नहीं, वो कंफ्यूज हो गई, तो फिर वो इरिटेटेड हो जाती है। जब आते इरिटेटेड हो जाती है तो इरिटेटेड पर्सन क्या करता है, अपने पास किसी को बैठने नहीं देता। कोई इरिटेटेड व्यक्ति के पास कोई अच्छी बात भी करने जाएगा ना, तो वो उसको अपने पास बैठने नहीं देता, भगा देता है, चिड़चिड़ाता है। ठीक है। तो वैसे ही फिर इरिटेबल जब बाउल सिंड्रोम मींस आईबीएस जिसको बोलते हैं, या आयुर्वेद में इसको ग्रहणी या संग्रहणी कहते हैं। तो जब ये डिसीज किसी व्यक्ति को हो जाती है तो उस व्यक्ति के शरीर में किसी भी प्रकार का आप खाना दे दो, चाहे ग्लूटीन युक्त हो या ग्लूटीन फ्री हो, या लैक्टोज वाला हो या विदाउट लैक्टोज वाला हो, तो उसके शरीर के अंदर जब वो जाएगा तो होल्डिंग करने की कैपेसिटी उसकी कम हो जाती है। एंटीबायोटिक्स का एक समझदारी के साथ यूज, डॉक्टर को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ यूज करना चाहिए। और पेशेंट्स को भी मेरी सलाह है कि विदाउट डॉक्टर कंसल्टेशन के डायरेक्ट मेडिकल शॉप से इनको यूज नहीं करना चाहिए। तो जो दर्शक हमारे जानना चाहते हैं कि हम जो जल्दी रील्स में फॉर्मेट में, इसमें एक सवाल ये भी है कि गाय का जो घी है, घी आजकल बोलते हैं कि गाय का या भैंस का, हम कौन सा बेस्ट होगा, तो गट हेल्थ के लिए गाय का घी सही है क्या? देखिए, गाय का घी फैट की कंपैरिजन में, सैचुरेटेड फैट के कंपैरिजन में भैंस के दूध के घी से अच्छा होता है। गाय के घी को आयुर्वेद में बहुत अच्छा एक मटेरियल माना गया जिसको बोलते हैं योगवाही। योगवाही मीन्स कि जो किसी चीज को अपने साथ जोड़ के और उसके कैरेक्टर्स को बढ़ा देता है। तो आयुर्वेद में जो अगर कोई वैद्य है तो गृहिणी के पेशेंट, आईबीएस के पेशेंट्स को वो घी सजेस्ट करते हैं। जब दीपन पाचन मीन्स उसका डाइजेशन इंप्रूव कर देते हैं, फ्लोरा को मेंटेन कर देते हैं, तो फिर उसको पोषण भी देना होता है। तो वहाँ पोषण देने के लिए फिर गाय के घी का यूज किया जाता है। तो गाय का घी आंतों के लिए बहुत अच्छी चीज है, डेली रूटीन में खाना चाहिए। घी खाने से एक तो आंतों में चिकनापन भी रहता है, आंतों के फ्लोरा भी मेंटेन रहते हैं। अब अगर मार्केट में अगर सोचें कि देखें कि गाय के घी में बहुत सारे वेरिएंट आते हैं, अलग अलग ब्रांड अपने अपने दावे करते हैं, बहुत सारे दावे करते हैं। तो आपको किसी भी गाय के घी कोई अच्छा है कि नहीं है, तो अगर फिजिकल फीचर्स में देखें तो दानेदार हो, कलर उसका स्लाइट येलो कलर का हो, थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो, ठीक है, फिर इसके बाद वो इजीली थिक ना होता हो, वाइट एकदम ना हो जाता हो,
उसको यूज़ करें। अगर इस क्वालिटी में अगर देखें तो बैद्यनाथ भी काऊ का देसी घी बनाती है, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं और उसकी क्वालिटीज़ अच्छी हैं। मैं तो यूज़ करता हूँ। सर, 2 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि गट हेल्थ को बेस्ट बनाने के लिए एक घरेलू उपाय क्या है? और दूसरा इसमें हम सवाल ऐड ये करते हैं कि जो आयुर्वेद में है, इसमें कौन-कौन से मेडिसिन हैं जो इसको हम बेस्ट बना सकते हैं, जिससे गट हेल्थ हमारा बढ़िया हो? जिसमें हो सकता है कहीं आप भी यूज़ करते हो कि ये मेडिसिन बढ़िया है, तो आप सजेस्ट कर सकते हो? बिल्कुल, देखिए गट हेल्थ को ठीक करने के लिए मेडिसिन्स आपने पूछी है, ठीक है ना? आपने रेमेडीज़ नहीं पूछी, मेडिसिन्स पूछी, तो कुछ मैं मेडिसिन सजेस्ट करूँगा, लेकिन सजेस्ट करने से पहले वापस से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि आयुर्वेद में एक कॉन्सेप्ट है प्रकृति का, बॉडी टाइप का। 7 प्रकार की बॉडी टाइप्स होते हैं, वात, पित्त, कफ, फिर कंबाइन इनके, फिर तीनों कंबाइन एक साथ, ठीक है? इस तरह से 7 प्रकार के बॉडी टाइप होते हैं। तो हर एक की अकॉर्डिंग मेडिसिन का चुनाव अलग हो सकता है। ठीक है? तो अपने डॉक्टर से पहले कंसल्ट करना चाहिए, फिर इसके बाद मेडिसिन का यूज़ करें। फिर भी जैसे कि मान लीजिए किसी को एसिडिटी हो जाए, तो एसिडिटी हो जाए तो आसान एक आयुर्वेदिक दवाई है जो इजीली अवेलेबल है, जिसमें अम्ल पित्तांतक चूर्ण है। कुछ बहुत अच्छी फार्मेसीज हैं मार्केट में जो इस तरह के फॉर्मुलेशंस को अच्छे से बनाती हैं, तो बहुत पुरानी लेगेसी है उनके पास, उनसे आप ले सकते, परचेज कर सकते हैं। तो जैसे अम्ल पित्तांतक चूर्ण है वो यूज़ कर सकते हैं, अम्ल पित्तांतक योग है वो आप यूज़ कर सकते हैं। त्रिफला चूर्ण एक इतनी अच्छा फॉर्मुलेशन है जिसके अंदर आंवला है, हर्रा है और बहेड़ा है। तो तीनों का कॉम्बिनेशन है जो एक आहार के पहले लेने के लिए सजेस्ट किया गया, एक बीच में और एक लास्ट में। लेकिन तीनों का कॉम्बिनेशन इक्वल क्वांटिटी में जो बना हुआ है वो आप यूज़ कर सकते हैं। उससे आपकी आंतों की फ्लोरा भी अच्छा रहेगा, डाइजेशन भी अच्छा होगा और उसका एक्सक्रीशन भी अच्छा होगा। त्रिफला यूज़ कर सकते हैं। आप आंतों के फ्लोरा को अच्छा बनाए रखने के लिए जो घरेलू उपाय के रूप में, अगर रेमेडीज की बात करूं तो उसमें जैसे प्रोबायोटिक के रूप में आप बटर मिल्क का यूज़ करिए, ठीक है। आप दही का यूज़ करिए। दही आप दिन में ही यूज़ करिए, रात को कभी मत यूज़ करिए। जीरा और नमक के साथ ही यूज़ करिए, ठीक है। इसके अलावा कांजी है, कांजी जो होती है वो सरसों के दाने से बनती है, पानी में घोल के 2-3 दिन रख देते हैं फिर उससे बनती है, कांजी यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को, बासी रोटी, पहले कलेवा किया जाता था गांव घर में कि रात की 1 रोटी 2 रोटी जो बासी रखी जाती तो उसमें ईस्ट बन जाता है। तो ईस्ट भी बॉडी के लिए एक अच्छा सोर्स होता है। तो सुबह के टाइम एक बासी रोटी खाई जा सकती है, बहुत पुरानी ना हो, बहुत खराब ना हो, बस ये ध्यान रख लें, ठीक है। तो इन चीज़ों को यूज़ आप कर सकते हैं। और ये सप्लीमेंट वगैरह जो होता है, तो ये क्या आयुर्वेद में सप्लीमेंट, और अगर कोई लेना चाहे गट हेल्थ बेस्ट के लिए, तो कौन सा सजेस्ट करेंगे आप अगर हो तो? देखिए आयुर्वेद में गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे सप्लीमेंट आते हैं, बहुत सारे फॉर्मुलेशंस आते हैं और बहुत फार्मेसीज इसको क्रिएट करके आपके लिए प्रोवाइड करती है, क्योंकि आप हर चीज़ अपने घर में नहीं बना सकते। मैं अगर सजेस्ट भी करूँगी तो हो सकता है कि आपके फॉर्मुलेशंस बिगड़ जाएं। मैं कुछ बताऊँ, आप कुछ बनाओ, तो जो एक्सपर्ट हैं उसके, जो इसको बना रहे हैं मार्केट में, आप उनसे उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि एक कुटज घनवटी है, ठीक है। कुटज घनवटी IBS के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, इसको यूज़ कर सकते हैं आप। फिर गिलोय घनवटी इम्यूनिटी को क्रिएट करने के लिए, लिवर की हेल्थ को सुधारने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। कुटकी जो चूर्ण है या पाउडर आता है वो बहुत अच्छी चीज़ है, तो इनको यूज़ कर सकते हैं। ये सप्लीमेंट बहुत अच्छे हैं, इनका ये यूज़ क्या किया कोई कंपनी, देखिए ऐसे तो लोग जाके ले लेंगे, उनको पता नहीं होगा कि बेस्ट कौन है, बढ़िया कौन है, तो आप उसमें बताएंगे कि ये इस कंपनी का, ये इस कंपनी का कुछ? देखिए मैं, जो मेरी प्रैक्टिस है पिछले 15 साल की, तो उस प्रैक्टिस में मैंने जैसे देखा कि बैद्यनाथ एक फार्मेसी है झांसी, जो पिछले 120 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्य कर रही है। तो इनका जो मोटिव था, जो मुझे इनके लोगों ने बताया कि इनका मोटिव ये था कि आयुर्वेदा के फॉर्मुलेशंस को किस तरह से प्रिजर्व किया जाए और इनके फॉर्मुलेशंस को लोगों तक कैसे आसानी से अवेलेबल करवाया जाए। तो इसलिए इस फार्मेसी का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। और आज भी जैसे स्वर्ण भस्म बनाने की मेथड है इनकी, वो एकदम लोगों से बहुत डिफरेंट है, ठीक है। फॉर्मुलेशन बनाने की मेथड है इनकी बहुत अलग है, और इनके जो संपर्क वाले जो व्यक्ति हैं, MR वगैरह जो आते हैं, तो उन्होंने ये भी बताया मुझे कि इनका कल्टीवेशन भी खुद से होता है। मतलब ज़्यादातर जड़ी बूटियां हैं, ज़्यादातर ग्लिच वहीं आता है बैद्यनाथ वाला?
हाँ, बैद्यनाथ झांसी, हाँ। कि ज़्यादातर जो जड़ी बूटियाँ हैं, तो ज़्यादातर जड़ी बूटियाँ आप बाहर से अगर परचेज़ करते हो तो क्वालिटी में कम्प्रोमाइज़ हो सकता है। ठीक लेकिन है। इनकी खुद के फार्म्स हैं, जहाँ पर ये सारी चीज़ें उगाई जाती हैं, हाँ, फिर क्वालिटी कंट्रोल के बाद उनको फिर मैन्युफैक्चरिंग में लिया जाता है। हाँ, तो इनकी दवाइयों को आप यूज़ कर सकते हैं जिन फॉर्मुलेशंस को मैंने बताया है। आप चाहें तो इनके वेबसाइट से और या क्लिनिक से मेरे संपर्क करके ले सकते हैं, या मार्केट में भी बहुत इनके डिस्ट्रीब्यूटर, रिटेलर्स वगैरह वहाँ से ले सकते हैं। कहीं पे भी ईज़िली अवेलेबल है, सभी जगह मिल जाती हैं। तो अच्छी फार्मेसी है ये। हाँ। और इसके अलावा भी अगर आपको मेरे अनुभव में तो ये अच्छी है। बाकी लोग अपने हिसाब से उसकी चिकित्सा के अनुसार देख सकते हैं। इनका एक प्लेटफ़ॉर्म है, बहुत अच्छा सीमलेसली यूज़र फ्रेंडली प्लेटफ़ॉर्म है। आप वहाँ पे जाके वेबसाइट पे, वहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया रहता है। आप वहाँ जाके उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे, तो वहाँ के डॉक्टर आपको कॉन्टैक्ट करते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देते हैं वो डॉक्टर्स। तो आप उससे कंसल्टेशन लेके, अच्छा ब्रीफ कंसल्टेशन लेके, आप अपने अकॉर्डिंग जो भी मेडिकेशंस हैं, जो भी रेमेडीज़ हैं, वो आप अचीव कर सकते हैं ईज़िली। सर, अब बात करते हैं लाइफ स्टाइल को लेकर। जो हमारे लाइफ स्टाइल है, वो चाहे सोने के हो, खाने के हो, ये काफ़ी इन दिनों सिस्टमैटिक तरीके से नहीं होती। ना हम टाइम से सो पाते हैं, ना हम समय से खाना खा पाते हैं। तो इसको लेकर आप क्या सजेस्ट करेंगे कि जो सोना, खाना, ये सब टाइम टेबल से हो, इसके अलावा जिससे गट हेल्थ हमारा स्वस्थ रहे और बढ़िया रहे, तो क्या सजेस्ट करेंगे आप? देखिए, लाइफ़स्टाइल के बारे में भी लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा भ्रांतियाँ हैं। लाइफ़स्टाइल का एक सिंपल एक लॉजिक मैं बता रहा हूँ, जो आयुर्वेद ने डिस्क्राइब किया हुआ है, कि आयुर्वेद एक श्लोक कहता है, यत् पिंडे तद् ब्रह्मांडे। मीन्स कि जैसा आपका शरीर का पिंड है, वैसा ही ब्रह्मांड का स्ट्रक्चर है। मीन्स कि जैसा आपके शरीर के अंदर स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, उसी का रेप्लिकेशन ब्रह्मांड है। मतलब ब्रह्मांड से क्या मतलब होता है? ब्रह्मांड से मतलब है सूर्य, चंद्र और पृथ्वी। सूर्य मीन्स ऊर्जा का स्रोत है, चंद्र मीन्स ठंडक का स्रोत है, और पृथ्वी जिसके अंदर ये सारी चीजों का पालन हो रहा है। तो पृथ्वी में उदय कब होता है सूर्य का? 4 बजे, 5 बजे होगा। अस्त सूर्य का कब होता था? 6 बजे। मीन्स ऊर्जा का उदय और अस्त सुबह 4 बजे से अस्त 6 बजे हो गया। मीन्स हमारे जब हम रेप्लिका हैं उसके, तो हमारे शरीर में भी अग्नि का उदय कब होगा? 4 बजे उठ जाना चाहिए हमें, 5 बजे उठ जाओ, मैक्सिमम 6 बजे तक उठ जाओ। और अस्त सब शरीर में जब 6 बजे हो रहा है, तो आखिरी खाना आप मैक्स टू मैक्स 8 बजे खा लो। मतलब ये टाइम सुबह की? सुबह नहीं, सुबह का उठने का टाइम जो है 6 बजे का रख लो। खाने का टाइम आप अपने लंच का टाइम 12 बजे से पहले का रखो। अच्छा, ठीक है, क्योंकि पीक पॉइंट पे सूरज कब है? 12 बजे। तो आपके शरीर में भी अग्नि का स्तर या ऊर्जा का स्तर 12 बजे ही पीक पॉइंट पे है। ठीक है। आप उससे पहले खाना खा लो, मीन्स हैवी मील ले लो, तो आपको खाना पचाने के लिए उच्चतम ऊर्जा स्तर मिलेगा। अच्छा। अगर आप 12 बजे के बाद खाते हो तो ऊर्जा का स्तर गिर रहा है ना। अब आप 2 बजे खाना खा रहे हो तो सूरज ढलने वाला है 6 बजे। मीन्स आपके शरीर के अंदर भी अग्नि या ऊर्जा का स्तर घटने वाला है, और आपने उस टाइम खाना खाया, तो आप उसको पूरा पचाने के लिए आपको ज्यादा टाइम की जरूरत है। लेकिन आपके तब तक रात को खाना खाने का टाइम आ गया। तो फिर रात में कौन सा सूरज होगा? फिर तो रात को नहीं है ना, तो रात को लाइट खाना खाने के लिए कहा गया है। अच्छा। रात को हमेशा किसी भी व्यक्ति को कहा गया है, आयुर्वेद हमेशा से सजेशन कहता है कि आप लंच अच्छा करिए और जो डिनर है वो लाइट करिए। रात को भारी खाना नहीं खाया जाता, रात को हल्का खाना खाया जाता है। रात को इसलिए क्या चीजें मना की गई खाने के लिए? दही मना किया खाने के लिए, कटहल मना किया गया खाने के लिए, अरबी मना की गई खाने के लिए। रात को जो भी तेल वाले खाने होते हैं, बहुत भारी उड़द की दाल से बने हुए खाने होते हैं, वो सब रात को मना किए गए। इन सबको खाने के लिए कब कहा गया? दिन में खाओ। दिन में आप खाओ, दिन में आपका ऊर्जा का स्तर, अग्नि का स्तर अच्छा है, आप खाइए। तो लोग आजकल जो जैसे प्रोफेशनल सबकी लाइफस्टाइल है, सबके जॉब हैं, तो लोग 2 बजे 2:30 बजे के बाद ही खाना खाते हैं, रात का खाना 8 बजे खाते हैं। तो 2-2:30 बजे के बाद आपने खाना खाया और 8 बजे 9 साढ़े 8 बजे रात का खाना खाया, तो 6 घंटे के बीच में बड़ी मील 2 ले रहे हैं, और बाकी पूरा टाइम पे शॉर्ट मील हो रही है 1 या 2। तो आप पूरा दिन तो खाली हो, और 2 टाइम पे जहाँ पे डाइजेशन के लिए कम समय बच रहा, वहाँ बड़ी मील 2 आपने दे दी, तो आपका डाइजेशन हमेशा खराब रहेगा। तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल में सजेस्ट कर देता हूँ सभी के लिए, अगर वो फॉलो कर सकें। सुबह 6 बजे उठें, 8 बजे ब्रेकफास्ट करें, 12 बजे तक अपना लंच कंप्लीट कर लें, 4 बजे फ्रूट्स वगैरह कुछ लेना चाहिए, 8 बजे डिनर करना चाहिए, और रात को 11 बजे तक सो जाना चाहिए।
ये आज के प्रोफेशनल लाइफ के अकॉर्डिंग फिट बैठ सकता है। सर कुछ दर्शकों के सवाल हैं, मैं चाहूंगा कि उसके जवाब आप वन लाइन में जल्दी जल्दी दे दें, ताकि जी। हमारे दर्शक यही सोचते हैं, ज़्यादा उनके पास टाइम नहीं होता, वो सोचते हैं हमें रील वाला फॉर्मेट में जल्दी से हमें मिल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कहते हैं कि आयुर्वेद में गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए नींद कितनी जरूरी होगी, हम कितने घंटे की नींद लें जो हम हमें तनाव से मुक्त रहे? हमें देखिए, हमें जिसमें सपने ना आए, जिस सपने से रहित अगर कोई नींद है 8 घंटे की है, 6 घंटे की है, मोर देन सफिशिएंट है। तो 6 से 8 घंटे की नींद अच्छी है, बिना सपने वाली। अच्छा, कह रहे हैं कि योग प्राणायाम गट हेल्थ में सुधार कर सकता है क्या? बिल्कुल, योग प्राणायाम का बहुत बड़ा रोल है आपकी गट हेल्थ को सुधारने में। आप इसमें जैसे कपालभाति का यूज कर सकते हैं अग्नि को बढ़ाने के लिए, भस्त्रिका का यूज कर सकते हैं अग्नि को बढ़ाने के चीजें हैं, अनुलोम विलोम प्राणायाम कर सकते हैं, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। इनका यूज करना चाहिए डेली यूज में। बस ये देख लें कि ये भी चीजें एक कंसल्टेशन के बाद यूज करने वाली चीजें हैं। तो एक अच्छे योगा इंस्ट्रक्टर, एक अच्छे आयुर्वेदा फिजिशियन से इसको समझ के ही करें। फिर सर जो दर्शक पूछ रहे हैं कितने बार हम दिन में खाना खा सकते हैं, मतलब ये भी लिमिट है क्या? देखिए, लिमिट तो नहीं है। खाना खाने की सबकी अलग अलग प्रवृत्ति हो सकती है, प्रकृति हो सकती है, उसकी एथिनिसिटी हो सकती है ना। तो लेकिन फिर भी जैसा मैंने अभी लाइफस्टाइल सजेशन दिया कि आप 4 बार तो मील ले ही सकते हैं। सुबह 8 बजे ब्रेकफास्ट कर लें, 12 बजे लंच कर लें, 4 बजे फ्रूट्स ले लें और रात का 8 बजे डिनर कर लें। जी। कुछ सर जो मिथ है, जो मतलब सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है, उसमें ये है कि क्या हम दही खाएंगे तो हमारा गट हेल्थ ठीक रहेगा क्या? देखो, दही खाने से गट हेल्थ बिल्कुल ठीक रहता है, लेकिन दही किसके लिए, मैंने जैसे कहा कि ना बॉडी टाइप्स हैं, 7 टाइप्स की बॉडी टाइप्स हैं। तो अब कफ प्रकृति का व्यक्ति जिसके शरीर के अंदर ऑलरेडी लिक्विड की क्वांटिटी हाई है, ठंडक है बॉडी के अंदर, उतनी अग्नि हाई नहीं है एज कंपेयर टू पित्त प्रकृति के व्यक्ति के, तो वो अगर दही खाएगा उसके लिए नुकसानदायक है। और पित्त प्रकृति वाला व्यक्ति दही खाएगा दिन में, उसके लिए नुकसानदायक उतना नहीं है। तो डिपेंड करता है बॉडी टाइप क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर उसको यूज करना चाहिए। अंत में एक सवाल ये है कि गट बैक्टीरिया जो हमारे पेट में मौजूद है पाचन तंत्र के लिए, ये कितना जरूरी है? आप ये हमारे दर्शकों को बताएं कि गट बैक्टीरिया की क्या महत्व है? देखिए, गट बैक्टीरिया आंतों के लिए बहुत जरूरी चीजें हैं। इनको कभी भी बिगाड़ना नहीं चाहिए, इनको हमेशा सहेजना चाहिए और उनके साथ एक सहजीवन के रूप में रहना चाहिए। अगर आप उसके साथ लड़ाई लड़ेंगे, उसके साथ ठान लेंगे कि मैं इसको पूरा भगा के ही रहूंगा, खत्म करके ही रहूंगा, तो आप स्वस्थ कभी नहीं रह सकते, ना मन से ना शरीर से। तो माइक्रोबैक्टीरिया जो आपके आंतों के अंदर हैं, उनको आप समझिए, उनकी साइकोलॉजी को समझिए, उनके अकॉर्डिंग टाइम टेबल को फॉलो करिए, उनके अनुकूल आहार विहार को करिए और उनको दीजिए, तो वो आपको भी अच्छा रखेंगे। तो माइक्रोबैक्टीरिया बहुत अच्छी चीज है गट हेल्थ के लिए, उसको थोड़ा सा समझें। चलिए, उम्मीद करते हैं कि दर्शकों को जितनी बातें आपने बताई है गट हेल्थ को लेकर, वो सब समझ में आ गई होगी, और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके हर एक बात को दर्शक समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें, ताकि वो खुद को स्वस्थ रखें। और आपका न्यूज़ तक स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक हमें दीजिए इजाजत और आप हमसे जुड़े रहिए और डॉक्टर साहब जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए हम शो लेकर आते हैं, आपके स्वास्थ्य को लेकर। नमस्कार।